नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर हम आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए भारतीय संविधान की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, इन क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी रहेगी। दोस्तों, आप इन क्वेश्चन के माध्यम से अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे। एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टेस्ट पर। लेकिन टेस्ट पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वॉयसर की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों, बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ये जाने, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वॉयसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो दोस्तों, नियंत्रक मंडल की जो स्थापना है वो 1784 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो विनियमन अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति है वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति है वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आइए जाने इनके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आइए जाने, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, महालय का परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 का जो अधिनियम था उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों बर्मा को भारत से जो अलग किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जाने इस अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आइए जाने इसके बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड से? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि इस यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च है तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार है। भारतीय संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।